आज का हमारा वीडियो है ग्रुप 16 एलिमेंट्स का। हमारा पी ब्लॉक चल रहा है। पी ब्लॉक में हम लोग 15 ग्रुप देखे, उसका PYQ किए, प्रीवियस ईयर में नीट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और तब हम लोग आज चलते हैं ग्रुप 16 पे। ठीक है, तो ग्रुप 16 में ऑलमोस्ट जो आप देखे हैं वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, ओस से तेरी पूजा। ठीक है, ओस से ऐसे शॉर्टकट में ओस से तेरी पूजा, PO होता है, ओस से तेरी पूजा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में जैसा कि हम लोग 15 ग्रुप में भी देखे थे कि स्टार्टिंग का जो दो एलिमेंट्स है वो क्या है आपका नॉन मेटल है, वो क्या है आपका नॉन मेटल है, और बीच का जो दो एलिमेंट्स है वो क्या है आपका मेटलॉइड्स है, और लास्ट वाला जो एलिमेंट्स होता है वो क्या है आपका मेटल के जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। किसके जैसा शो करता है? मेटल के जैसा प्रॉपर्टी से शो करता है। ठीक है, इस ऑक्सीजन वाले फैमिली को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड चाल्कोजीन्स। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड चाल्कोजीन्स मतलब चॉक, मतलब ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये जो ग्रुप है वो चॉक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं चाल्को। ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में भी हम लोग ये सब देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने का ये है कि पी ब्लॉक फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि पी ब्लॉक में ऑलमोस्ट आपके सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें आपका मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी है। तब 16 ग्रुप के जितने भी ग्रुप मेंबर हैं इनका जो प्रॉपर्टी है उसका पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो जो पहला जो हम लोग प्रॉपर्टी लेंगे वो क्या लेंगे? एटॉमिक रेडियाई का लेंगे, एटॉमिक रेडियाई। अब देखिए एटॉमिक रेडियाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप इधर 14 है, यहाँ 15 है, ये 16 है। अगर हम लोग पीरियड की बात करें लेफ्ट टू अगर हम लोग राइट जा रहे हैं तो आपका ग्रुप 14, 15, 16 ये 17, मतलब जो 16th ग्रुप है वो 17 से पहले है, 17 से पहले और 15 के बाद में। तो अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे तो आपका जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं हमारा लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, साइज जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं जो ग्रुप 16th है वो क्या है, 15 से छोटा है और 17 से बड़ा है। 17 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और 15 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ये ऑलमोस्ट इसमें कोई वेरिएशन नहीं है ऑक्सीजन फैमिली का। आगे चलते हैं हम लोग। वही अगर हम लोग बात करते हैं डाउन द ग्रुप की अगर बात करें, अगर डाउन द ग्रुप की बात करें तो साइज क्या है आपका, साइज जो है मतलब एटॉमिक जो रेडियाई है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा तो आपका साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? डाउन द ग्रुप क्यों? एटॉमिक मास क्या होता है, बढ़ता जाता है। एटॉमिक मास तो सर लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक मास बढ़ता है। ठीक है, एटॉमिक मास पे आप आंसर नहीं देंगे, आप किस पे देंगे, नंबर ऑफ सेल पे देंगे। क्यों? क्योंकि आपका ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। डाउन द ग्रुप में आपका नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है और एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करके और आपका नंबर ऑफ सेल पे जो है ना वो बताने लगते हैं कि नंबर ऑफ सेल को छोड़ के एटॉमिक नंबर पे, कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा आपका क्या है, आपका साइज जो है ना बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज नहीं बढ़ता है। एटॉमिक नंबर का मतलब सॉरी एटॉमिक मास का आपके साइज से कोई लेना देना नहीं है एटॉमिक मास का। ठीक है, तब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें इस ग्रुप का, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो अगर ऑक्सीजन का ही देखते हैं तो इसका टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 और 2p4। मतलब लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहा वो क्या हुआ, जिस सेल में S है उसी सेल का P है। तो अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें इस ग्रुप का, तो लास्ट सेल का सिर्फ वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा NH2
और Np कितना हो जाएगा 4। समझ में आया। तो आप इसके नीचे सल्फर का भी आप निकाल सकते हैं। सल्फर का होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। देखिए आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ 2 सेल था, यहाँ पे क्या हो गया 3 सेल हो गया। समझ में आया। बाकी s2 s2 p4 p4। ठीक है। तो आपका ये जो है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया इस ग्रुप के मेंबर का। समझ में आ रहा है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे समझने का बात ये है कि सल्फर के पास थर्ड सेल है। थर्ड सेल है मतलब आगे आप याद रखिएगा कि 3D सेल भी होगा, प्रेजेंट होगा। भले उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको हम लोग याद लिखते नहीं है। लेकिन जब थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन गया है तो थर्ड का 3D भी होगा। लेकिन यही अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले सेल में और दूसरे सेल में ही है। और दूसरे सेल में डी ऑर्बिटल, डी सबसेल तो होता नहीं, तो यहाँ पे इसके पास डी सबसेल नहीं है। तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास एब्सेंट या नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट तो नहीं कर सकते हैं, बात तो बराबर ही है, नॉट प्रेजेंट या एब्सेंट। नॉट प्रेजेंट, वैकेंट, डी ऑर्बिटल। आगे काम आएगा, अभी इसी में आगे काम आएगा, बस यहाँ पे ध्यान रखिए। ऑलरेडी आप लोग ये सब देख चुके हैं कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होने से हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर में हमको हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी का तो इसको मिटाते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस एज कंपेयर टू 15th ग्रुप। यही होना चाहिए था कि 16th ग्रुप का साइज चूंकि छोटा है तो 16th ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन 15th ग्रुप का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि 15th ग्रुप में हम लोग देखें कि उसके पास क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से, कोई दिक्कत नहीं। तब है आयोनाइजेशन एनर्जी इससे कम होता है। हाँ, 15th ग्रुप का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ग्रुप का वो लेस होगा किससे, सेवनटीन ग्रुप से भी हो जाएगा। मतलब ये जो ग्रुप है, अब 17 ग्रुप क्या हो गया, इससे ज़्यादा राइट में तो साइज क्या है, छोटा है, तो उसका क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। क्या होगा, और ज़्यादा होगा। इसका 15 से भी कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 16th ग्रुप इज लेस देन 17th ग्रुप। मतलब 16th का 15 से भी कम हो गया और 17 से भी कम हो गया। ठीक है। चलिए, तब है कि डाउन द ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं कि डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं, अगर डाउन द ग्रुप की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपका नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने पे क्या हो गया, साइज इंक्रीज कर दिया। साइज इंक्रीज कर गया तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में जितना एनर्जी हम लोग को लगता है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये रहा आपका किसके बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, 16th ग्रुप एलिमेंट्स का। ऑलमोस्ट इस आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में लोग डिटेल में वहाँ पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम लोग बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी। तो फर्स्ट मान लेते हैं कोई इस 16th ग्रुप का कोई एलिमेंट है ए, तो वो क्या है ना, इलेक्ट्रॉन एक ले रहा है और ये क्या बनेगा, एनायन का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, एनायन का फॉर्मेशन करेगा और जो एंथैल्पी है वो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। पहला इलेक्ट्रॉन लेना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, प्रोसेस होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तब है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आप लिखिए यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों ऐसा होता है, नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक में
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे आपका ऑक्सीजन से सल्फर में गए तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे नीचे में मेटोलाइट्स हो गए बीच में, और लास्ट आते आते क्या हो गया आपका मेटल्स हो गया। या कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आएंगे उस इसी 16 ग्रुप में ऊपर से टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपका क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। अब साइज इंक्रीज करने के कारण क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या होता है, कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेगेटिव में कम कह रहे हैं, ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट मेंबर जो पोलोनियम हम देख रहे थे इस ग्रुप का, एक तो रेडियो एक्टिव भी है और वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा क्योंकि वो मेटालिक नेचर शो करता है, तो वो पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये इस वर्ड पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। पीरियोडिक टेबल में भी हम बता रहे थे कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है, एक तो पॉजिटिव में दिया रहता है, एक नेगेटिव में दिया रहता है। पहला इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या है, एक्सोथर्मिक। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। डाउन द ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक वाला कम रिलीज करेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होता है, चाहिए होगा। ठीक है। तब एक्सेप्शन में खाली इसमें क्या है आपका, ऑक्सीजन। एक्सेप्शन की बात करें तो क्या है आपका, ऑक्सीजन। क्या एक्सेप्शन है भाई, क्या एक्सेप्शन है? तो आप देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का होना चाहिए था, सबसे कम होना चाहिए था, और उसके बाद मतलब ज़्यादा होना चाहिए था, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आपका वैल्यू ये क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था। लेकिन ये क्या होता है, एक्सेप्शन है। ऑक्सीजन का यहाँ से इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या है, गलत है। सल्फर का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका Te, और ऑक्सीजन कहाँ आता है, सबसे लास्ट। क्या होता है, सबसे लास्ट। मतलब ये पहला इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत तेज़ी से ले, कैसे, अभी ध्यान दीजिएगा ये हुआ क्यों। तो इसमें अगर लिखेंगे हम लोग, due to a small size of oxygen, due to a small size of oxygen atom, a small size of oxygen atom, ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या फील करता है, रिपल्सन फील करेगा लोन पेयर से। समझ में आया? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम, incoming electron is repelled by lone pair electron। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरह क्या करता है, रिपेल होता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या आता है, सबसे कम होता है। फिर भी क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होता है, हमेशा वो एनायन ही बनाता है, -2 चार्ज ही होता है उसका, कभी भी प्लस में चार्ज सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट वाले वीडियो में हम लोग देखे हैं रिडॉक्स रिएक्शन वाला, कि सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ही है जिसके साथ ऑक्सीजन जो है ना वो प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं जिसमें वो प्लस में शो करता है। ठीक है। 16 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर भी वेरिएबल होता है। ओवरऑल पूरे पी ब्लॉक में हम देखेंगे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16th ग्रुप एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मिनिमम जो ऑक्सीडेशन होगा, मिनिमम अगर ऑक्सीडेशन बोले तो किसके बराबर होगा, वैलेंसी के बराबर होगा। और अगर हम लोग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, 16th ग्रुप का जो वैलेंसी होता है वो हम लोग कितना पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, 6 होता है। मतलब वैलेंसी तो -2 से लेके कितना हो जाएगा, +6 तक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16th एलिमेंट का कितना हो जाएगा आपका, -2 to +6।
अब -2 टू +6 में बहुत सारा है, आपका -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है और +6 भी। ये जब भी होगा तो इतना ही होगा और इवन में ही होगा। आपको हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि अगर वैलेंसी अगर इवन में है तो ऑलमोस्ट लगभग इवन में ही उसमें ट्रैवल करता है, और अगर ऑड में है तो ऑड में ही ट्रैवल करेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ा सा सहूलियत होगा बनाने में। समझ में आ रहा? अब मिनिमम और मैक्सिमम कब शो करेगा? तो अगर ऑक्सीजन है आपके पास, क्या है? ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4। अगर लास्ट ऑर्बिट की बात, सबसेल की बात करते हैं तो p है, और p के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये दो ही, ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? जितने में ये दोनों क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे इस केस में तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करेगा। और ऑक्सीजन अगर पेरोक्साइड के केस में है तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना शो करता है? -1। अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के केस में है, सुपर ऑक्साइड के केस में है, तब ऑक्सीजन कितना शो करेगा? -1/2। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। समझिएगा ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिर्फ फ्लोरीन के साथ ये क्या होता है? पॉजिटिव में शो करता है। तब आते हैं हम लोग देखते हैं सल्फर का। ठीक है, अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर सल्फर का देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। 3p4 यानी 3d भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, मतलब वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल का ही जो है ना, आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका 3s जिसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपका p जिसमें 1 2 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन, और d क्या है? आपका वैकेंट है। d क्या है? 1 2 3 4 5। d क्या है? आपका वैकेंट है। अब देखिए ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है वो ग्राउंड स्टेट का कंडीशन है। क्या है? ग्राउंड स्टेट। मतलब अगर सल्फर ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो वो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब इसका जो वैलेंसी हो जाएगा कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कितना हो जाएगा? -2। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तब आइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं सल्फर का तो जो वैलेंस सेल है ये 3s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और आपका ये आपका 3p और ये आपका 3d। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एनर्जी इसको मिला। एनर्जी मिलने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा? 1 2 3 और ये 4। इस केस में जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा? +4 होगा। कितना होगा? +4। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -4 भी होगा और +2 भी होगा। अब कहेंगे कि सर -2 भी होगा और +2 भी होगा। अगर सल्फर के पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है तो वह उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो -2 होगा इस कंडीशन। अगर सल्फर के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, तो वो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सल्फर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2। इस केस में कितने अनपेड? आप बस इतना ध्यान रखिए कि जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही वो इलेक्ट्रॉन लेके अपना क्या कर सकता है? स्टेबिलिटी अचीव करता है कोई भी एलिमेंट्स। ठीक है, कोशिश कीजिएगा ये समझने के लिए। बाकी ऑक्टेट रूल बात सब पढ़ेंगे सब, लेकिन समझेंगे इतना कि जितना अनपेड होता है ना उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए पेयरिंग करने के लिए या फुलफिल होने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए। तब अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये आपका 3s, ये आपका 3p और ये आपका 3d। तब क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 1 2 3 4 सब में, और 1 2। इस केस में आपका कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट? वो कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +6। क्यों? क्योंकि आपके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये होता क्यों है ये समझिएगा कि मान लेते हैं गर्मी का दिन है, आप जिस रूम में सो रहे हैं उसमें आप 2 भाई हैं। क्या है? 2 भाई हैं और 2 बेड लगा हुआ है। गर्मी के दिन अलग अलग बेड पे सोना पसंद करेंगे ना? क्यों भाई? जब बेड है ही तो क्यों ना अलग अलग बेड पे सो लें?
समझ में आ रहा है? क्यों? ताकि गर्मी थोड़ा सा कम लगेगा। अभी क्या है कि मान लेते हैं कोई 3 लोग आ गए, तीसरा लोग आ गया, अब आपके पास 2 ही बेड है, तो तीसरा लोग आ गया तो पेयरिंग तो होगा ना। क्यों? क्योंकि अब तो 2 ही बेड है। लेकिन अगर उस समय एक और बेड एक्स्ट्रा होता, मतलब 3 बेड होता और तीसरा आदमी आया, तो जाहिर सी बात है वो पहला प्रायोरिटी कहाँ रहेगा? 3rd बेड पे जाने के लिए। मतलब इसको एनर्जी मिला, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल था, तब ना इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। जो कि अभी हम लोग देख रहे थे ऑक्सीजन के केस में, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं था, तो वो अपना वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं कर पाया या वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं कर पाया। समझ में आया? ठीक है। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें या एलोट्रॉपी की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट या एलोट्रॉपी की बात करते हैं, तो अगर ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है O2 और एक होता है आपका O3, मतलब मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो 2 तरीके से पाया जाता है, एक O2 के फॉर्म में और एक आपका इसके फॉर्म में। अगर सल्फर की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो S8 के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? S8 के फॉर्म में होता है। समझ में आया? और इसी को हम लोग फिर बाद में क्लासीफाई करते हैं आपका अल्फा सल्फर, आपका बीटा सल्फर और आपका गामा सल्फर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन से ये क्या होता है आपका चेंज करता चला जाता है। इसका फॉर्मेशन क्या होता है? चेंज होता चला जाता है, फॉर्म क्या है ना, चेंज होता चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इनका बारी बारी से अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लें, यहाँ पे ऑक्सीजन और ओजोन का अगर हम लोग देख लें थोड़ा सा, और हम लोग को बड़ा एरिया लेना होगा, ये O2 यहाँ से। अगर O2 की बात करें तो जो ये है इसको हम लोग कहते हैं क्या? डाई ऑक्सीजन। और डाई ऑक्सीजन होता क्या है? डाई ऑक्सीजन इज कलरलेस। देखिए कितना अच्छा बात है, रेड कलर से लिखते हुए भी हम लोग क्या लिख रहे हैं? कलरलेस लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, हम लोग रेड कलर से लिख लें लेकिन फिर भी क्या है? ये कलरलेस है। ठीक है, तब है कि जो ऑक्सीजन है O2 जो है वो अपने डिफरेंट अगर एटम के फॉर्म में होगा तो इसके स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। तो ऑक्सीजन के अगर आइसोटोप्स की बात करें तो आपका O16, O17 और O18 इतने आपके आइसोटोप्स आपको मिलेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? तब है अगर बॉन्डिंग आप पढ़े होंगे, बॉन्डिंग में आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, मतलब O2 जो है वो क्या है आपका? पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक। कहाँ पढ़े होंगे हम ये भी आइडिया बता देते हैं, MOT में पढ़े होंगे। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है O2 जो होता है वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब होता है कि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। समझ में आया? तब कह सकते हैं कि जो ये ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है O2 है, वो डायरेक्टली सबसे रिएक्शन करता है। लगभग सारे जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सबसे मिलके ये क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। सबसे मिलके ये क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे तो जगह है नहीं, इसको मिटा लेते हैं। इसको लिखिए O2 रिएक्ट्स विथ almost all metal and non मेटल। ऑलमोस्ट इसलिए कि जो नेटिव है, लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब के साथ वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाया जाता है और बहुत कम ऑक्साइड बनाता है। नहीं तो लगभग आपका देखिए यहाँ पे जितने भी मेटल्स हैं ना, उन सब का जो है ना ऑक्साइड आपको यहाँ पे नज़र आया होगा या आप केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जितने भी मेटल और नॉन मेटल हैं सबके साथ क्या बनाता है? ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं किसके? O3 की बात करते हैं। O3 आपका क्या है? प्योर ओजोन। इसको कहते क्या है हम लोग? ओजोन कहते हैं।
और जैसा ही ओजोन आया, हम लोग बचपन से जो है ना नाम पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन जो है हमारे ऊपर लेयर में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और ये हमको अल्ट्रा वायलेट रे से क्या है बचाता है, क्या है बचाता है। तब है कि यार इसका जो कहते हैं कि जो कलर होता है, जो प्योर ओजोन होता है ना, प्योर ओजोन जो होता है वो क्या होता है, कलरफुल होता है। कैसा होता है, पाल ग्रीन कलर। अब ये देखिए ये कलर जो है ना आपको याद करना होगा, ये याद रखना होगा, ठीक है, कि सॉरी ग्रीन नहीं ब्लू होता है, ये कलर आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है, आप देखते रहेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। अब कैसे, तो ब्लू मतलब ऑलमोस्ट हमारा इन्वायरमेंट का जो कलर क्या है, आपका आकाश जब साफ होता है तो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, और वहीं पे आपका ओजोन पाया जाता है। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब है कि अगर लिक्विड के फॉर्म में करेंगे तो ये डार्क ब्लू हो जाएगा। अगर हम लोग लिक्विड के फॉर्म में करें, ये गैस के फॉर्म में है तो पाल ब्लू है। अगर लिक्विड ओजोन की बात करें, लिक्विड ओजोन की बात करें तो इसका कलर कैसा हो जाता है आपका, डार्क ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्क ब्लू, कोई दिक्कत। और अगर सॉलिड के फॉर्म में कर दें तो वॉल्वेट मतलब आपका वॉयलेट, मतलब एकदम डार्क टाइप का, ब्लैक टाइप का, आप कह सकते हैं ब्लैक, ऑलमोस्ट लगभग ब्लैक कहिए, वॉयलेट ब्लैक, ठीक है। वॉयलेट कलर का मतलब बैगनी कलर का आपका ये ई है, बैगनी कलर का, ये ऑलमोस्ट आपका कलर होता है किसका, ओजोन का। अगर ओजोन का बात करें तो ओजोन जो है ना आप देखिएगा तो वह इस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन आपको बनता हुआ नजर आएगा, और नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना वो रिलीज करता है। मतलब थर्मोडायनेमिकली ये कम स्टेबल है, हल्का सा एनर्जी मिलने के बाद ये तुरंत O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में क्या होता है, चेंज होता है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन का ना हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो कह सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन can be dangerously explosive। क्या होता है आपका, एक्सप्लोसिव होता है। समझ में आ रहा है, मतलब थर्मोडायनेमिकली। अब है कि सर ये अगर कन्वर्ट करता रहता है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है मतलब ये ऑक्सीजन फिर से कंबाइन करके आपका यहाँ बन जाता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन्वायरमेंट में हमारा ओजोन का डिप्लीशन का जो कंसेप्ट है ये कन्वर्ट किया। अब ये ऑक्सीजन कहीं और किसी के साथ क्या है, कंबाइन हो जाए। जो भी पॉल्यूटेंट आपके इन्वायरमेंट में मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तब तो ये इसी से कन्वर्ट करके ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में तो ये क्या चला जाएगा, उस पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। नेसेंट ऑक्सीजन, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन कहते हैं, हाईली एक्टिव। जैसे बच्चा नया नया जो जन्म लेता है ना वो कितना पैर हाथ मारता है, उसी तरह से कहते हैं कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो किसी से रिएक्शन कर लिया, अब ये फिर लौट पाएगा क्या, ओजोन में नहीं लौट पाएगा। पॉल्यूशन के बढ़ने के कारण यही होता है, ये ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। समझ में आया, ठीक। तब बात करते हैं किसकी, सल्फर की। किसकी बात करते हैं, सल्फर का बात करते हैं। अब सल्फर जो हो गया आपका, टेम्परेचर के साथ इसको चेंज, ये सल्फर जो है वो कौन सा है, अल्फा है। क्या है, अल्फा है। अगर इसको आप हीट कर दे, कितना हीट कर दे, तो लगभग 96 या 95 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट लगभग इसी के बराबर होगा। अगर आप हीट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, S8, और किस में हो जाएगा, बीटा में। ठीक है, मॉलिक्यूल में तो 8 ही सल्फर रहेगा, लेकिन ये इसमें अगर फिर से इसका हीट ट्रीटमेंट करते और 119 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको अगर हीट करते हैं तो ये क्या होता है आपका, लिक्विड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा। समझ में आया। फिर से अगर इसको हम लोग और थोड़ा सा हीट कर दें, मतलब इसको और अगर हम लोग हीट कर दें 120 से लेके 130 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग इसको हीट कर दें, तब क्या हो जाएगा, 130 नहीं 200 या 200 मानिए, 200 120 से लेके 200 तक अगर हम लोग इसको हीट कर दें तो क्या हो जाएगा, एक विस्कस लिक्विड का है ना फॉर्मेशन करेगा, या कह सकते हैं कि इसका विस्कोसिटी इस लिक्विड का क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस लिक्विड का मतलब विस्कोसिटी इंक्रीजेस। सबसे पहले अल्फा को हम लोग गर्म किए तो वो बीटा में, बीटा को गर्म किए तो वो लिक्विड में, और लिक्विड को और थोड़ा सा गर्म किए तो वो क्या और गाढ़ा हो जाएगा, और रफ जो है ना आपका लिक्विड बनेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन जब 200 डिग्री से ज़्यादा कर दें, जब 200 डिग्री से आप ज़्यादा टेम्परेचर लेके आइएगा तब फिर क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है।
विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 200 डिग्री तक तो है ना आपका विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और 200 डिग्री के बाद आपका विस्कोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये मतलब आपके एलोट्रॉप्स हैं, किसके, सल्फर के। इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर इनका जो है ना आपका इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे है, क्या है, ज़रा देख लीजिए। अगर डेंसिटी की बात करें, अल्फा सल्फर या कह सकते हैं सल्फर 8 अल्फा और सल्फर 8 आपका क्या है, बीटा। सल्फर 8 आपका क्या है, बीटा है, ठीक है। अगर इनके डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ सल्फर 8 अल्फा का क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा रहेगा। डेंसिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्यों, गर्म करेंगे तो मान के चलिए कि आदमी दूर दूर होगा ना, दूर दूर होगा तो डेंसिटी अल्फा का ज़्यादा होगा। अल्फा अब इतना नहीं लिखिए, सीधा अल्फा लिखिए। अल्फा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बीटा क्या होगा, कम होगा। समझ में आया। तब ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक S8 में है और एक S6 में है। 8 में कैसा स्ट्रक्चर है इनका, देखते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है आपका S8 मॉलिक्यूल का, किसका है, S8 मॉलिक्यूल का। और तब सल्फर का देख रहे हैं, 2-2 बॉन्ड सबके पास है, तो यहाँ पे 2-2 लोन पेयर हर सल्फर के पास आपका यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है आप इसको नाव की तरह समझ सकते हैं, ये बोट स्ट्रक्चर है। क्या है आपका, इस स्टेट में आपका देखिए, चूंकि मॉलिक्यूल है तो S8 का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0, क्योंकि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑलवेज 0। मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। ये हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब है S6, क्या है आपका, S6। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेयर के जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, चेयर के जैसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब आप चेयर कह लीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे, 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करके मिला दीजिए, तो ये कुर्सी जैसा लग रहा है आपका। तो ये है ना आपका चेयर स्ट्रक्चर, और ये जो है आपका बोट स्ट्रक्चर। आपको पढ़ना है यहाँ पे। इसमें आपको क्या क्या पूछेगा, लोन पेयर पूछ देगा, आपको क्या क्या पूछेगा, वैलेंसी पूछ देगा। तो वैलेंसी 2 ही है, क्योंकि 2 ही बॉन्ड बना रहे हैं। हर एक सल्फर क्या बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये ऑलमोस्ट आपका मॉलिक्यूल रहा यहाँ पे। हाँ, एक बस लास्ट में लिख लीजिए कि सल्फर अगर H2 के फॉर्म में है तो वो क्या हो जाएगा आपका, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। मतलब इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। वो MOT वाले में जाके आप पढ़ सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है। ये ऑलमोस्ट आपका 16th ग्रुप का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगले क्लास में जो हम लोग आएंगे, अगले सेक्शन में तो हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टी को लेके आएंगे, और ओजोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का कैसे प्रिपरेशन करते हैं, आपका सल्फर का जो कुछ कंपाउंड्स है, ऑक्सी एसिड्स जो है सल्फर्स के, हाइड्राइड जो है वो कैसे होते हैं, देखेंगे। थैंक यू।